हाल ही में ठाकरे ब्रदर्स राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं। 20 साल बाद साथ दिखाई पड़े हैं। इससे पहले एक मंच पर नजर तो आए थे, लेकिन औपचारिक ऐलान अब हुआ कि अब हम साथ हैं। और शायद ये भी कहते दिखाई पड़े कि बाल ठाकरे भी शायद यही चाहते होंगे। अब इस तरीके की कहानी जब सामने आती है तो निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनता है कि क्या ये राजनीतिक मजबूरी थी, अस्तित्व की लड़ाई थी या कुछ और। तो शिवसेना इस बात को जानती है कि भाई हमारा आर्थिक आधार तो हमेशा से बीएमसी रहा है। अगर हम बीएमसी में सत्ता से चले जाएंगे तो हमारे शाखा प्रमुख है वो भी हमारा साथ छोड़ देंगे। तो उनकी पूरी ताकत अब वापस बीएमसी को कब्जा करने की कोशिश है। लेकिन इस बार उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बन चुकी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो दो हारे हुए भाइयों ने वापस साथ आए। पूरा कोशिश उनका मराठी वोट बैंक की तरफ है और ये तय था कि राज ठाकरे आएंगे तो कांग्रेस साथ में नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कहेगी कि भाई उत्तर भारतीयों के साथ जिस तरीके से राज ठाकरे का व्यवहार रहा है और कांग्रेस से कहा था और कांग्रेस से अलग लड़ने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल मुझे लग रहा है ये रीयूनियन परिवार मिल रहे हैं, ये सब हम पत्रकारों के मन बहलाने के लिए अच्छा है। उनके लिए भी मन बहलाने भर का ही है। ये आप इसको समझिए, ये मन बहलाने जैसा ही है। कोई हैसियत ना अलग अलग रह गई, न कोई हैसियत साथ आने से रही। शिवसेना का वोट बैंक होता था, उस पे उनका बहुत कम हिस्से पे उनका अब दावा रह गया है। शिवसेना जो ओरिजिनल थी वो कहीं और जा चुकी है। अब जो बचा खुचा शिवसेना था, आप उसको ऐसा कहें, वो यूनाइट हो रहा है। कांग्रेस के साथ जाने के बाद अगर उद्धव ठाकरे सोच रहे होंगे कि उनके पास शिवसेना का वोटर बचा रहेगा तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और एमएनएस ने तो वैसे भी 20 साल तक अब एक गुमनामी की जिंदगी जी ली है, तो उसको समझ में आ गया है कि उसका भी कहीं कोई अलग वजूद है नहीं। अजीत पवार और शरद पवार दोनों नज़दीक हैं। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ हो गए हैं और कांग्रेस जो है इस समय पर इंडिपेंडेंट तरीके से खड़ी है, जिसे शरद पवार भी डोरा डाल रहे हैं कि हमें साथ में ले लो, अजीत पवार भी उनके साथ बात कर रहे हैं कि हमें साथ में ले लो। तो एक ऐसा गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है जिसको हम कह सकते हैं बेमेल गठजोड़, जो वोटों को साथ में लाने में विफल रहने वाला है। बीएमसी उनकी लाइफलाइन रही है, उसके लिए वो साथ आज आए हैं, लेकिन सारी फंडिंग पार्टी की, बुनियादी ढांचा बीएमसी की नींव पर ही खड़ा हुआ। फिर कामगार सेना और दूसरी चीजें बनाकर उसी को बहुत विस्तार दिया गया। तो बीएमसी कोर है और अब वो अपनी कोर की तरफ तब लौट रहे हैं जब उनको अपनी भूल का एहसास हुए। लगभग 20 साल हो गए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। महाराष्ट्र में राजनीतिक रिश्ते बदल जाएं, अब यह हैरान नहीं करता, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कहानी महाराष्ट्र में बदलाव की दिखाई पड़ती है। पहले राजनीति में उथल पुथल उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ करती थी, लेकिन अब देश का महाराष्ट्र ऐसा राज्य बन गया है जहां राजनीतिक उथल पुथल की चर्चा साल भर रहती है, चुनाव हो या ना हो। हाल ही में ठाकरे ब्रदर्स राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं। 20 साल बाद साथ दिखाई पड़े हैं। इससे पहले एक मंच पर नजर तो आए थे, लेकिन औपचारिक ऐलान अब हुआ कि अब हम साथ हैं। और शायद ये भी कहते दिखाई पड़े कि बाल ठाकरे भी शायद यही चाहते होंगे। अब इस तरीके की कहानी जब सामने आती है तो निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनता है कि क्या ये राजनीतिक मजबूरी थी, अस्तित्व की लड़ाई थी या कुछ और। इसके इतर दूसरा खेमा एक बड़ा राजनीतिक परिवार महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है, पवार परिवार का। अजीत पवार और शरद पवार, चाचा भतीजे की ये जोड़ी, जो कि देश भर में राजनीतिक चर्चा के दौरान हमेशा सामने रखी जाती है। अब कहा यह जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के बाद हो सकता हो ये दोनों भी साथ दिखाई पड़े। अगर ऐसा होता है तो एक और बड़ा पॉलिटिकल चेंज महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई पड़ेगा। किस तरीके की तस्वीर महाराष्ट्र में आगे बनती दिखाई पड़ेगी और ये दो बड़े पॉलिटिकल परिवार कैसे महाराष्ट्र की सियासत को प्रभावित करेंगे, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनुराग वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं और राकेश शुक्ल जी हैं, समीर चौगावकर जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। समीर सर, मैं चाहूंगी कि महाराष्ट्र पर आप इतनी नज़र बनाए रखते हैं, जिस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए 20 साल बाद और मंच पर यह कहा गया एक साथ वो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कि नहीं नहीं, वो तो बाल ठाकरे भी यही चाहते होंगे, हमारा बहुत नुकसान हो गया, अब हम साथ आ गए। क्या ये सिर्फ नुकसान की वजह से साथ आने वाली है या फिर वो जो अभी बीजेपी को मैंडेट दिखा था चुनाव में, उस वजह से ये मजबूरी हो गई?
देखिए, वे डूबते को तिनके का सहारा है बेसिकली। दोनों के बाद अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब उन्होंने 2006 में बनाई थी राज ठाकरे ने, उसके बाद से कोई वो चमत्कार कर नहीं पाए और प्रदेश की राजनीति में लगभग खत्म हो चुके हैं राज ठाकरे। अगर विधानसभा चुनाव देखेंगे तो अपने बेटे को वो विधानसभा चुनाव नहीं जीता पाए, जहाँ शिवसेना का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है दादर माहिम का एरिया। और उद्धव ठाकरे भी सत्ता गंवा चुके हैं। अभी जो जिला परिषद नगर परिषद के जो परिणाम आए थे 288 सीट्स में, उसमें बुरी तरीके से वो हारे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि बीएमसी में तो 1996-97 से लगातार शिवसेना का कब्जा रहा है। हालांकि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी साथ में रही थी शिवसेना के साथ, उसके बाद से अब गंगा में बहुत पानी बह गया है। बंबई में अगर आप देखोगे तो उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ से निकल जाती है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर हो जाते हैं, आपका पार्टी में बड़ी टूटों के सिंबल आपका चला गया है। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि भाई बीएमसी एक मेरी जो ताकत रही है, क्योंकि बीएमसी का 65-70 हज़ार करोड़ का बजट है, वो एक कमाई का बड़ा जरिया रहा है शिवसैनिकों के लिए हमेशा, क्योंकि जितने शाखा प्रमुख शिवसेना के रहे वो सब बीएमसी में ठेकेदारी करते थे, उससे वो शिवसेना भी चलाते थे और अपना खर्चा भी चलाते थे। तो शिवसेना इस बात को जानती है कि भाई हमारा आर्थिक आधार तो हमेशा से बीएमसी रहा है, अगर हम बीएमसी में सत्ता से चले जाएंगे तो हमारे शाखा प्रमुख है वो भी हमारा साथ छोड़ देंगे। तो उनकी पूरी ताकत अब वापस बीएमसी को कब्जा करने की कोशिश है, लेकिन इस बार उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बन चुकी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बन चुकी है। और उद्धव ठाकरे जानते हैं कि सिर्फ बंबई में अगर बीएमसी मेरे पास बची तो ही मैं राजनीतिक रूप से आने वाले समय में सर्वाइव कर पाऊंगा। अगर बीएमसी यहाँ से निकल जाती है तो अगले 5 साल में लोकसभा और विधानसभा तक मेरे सांसद और विधायक बचे रहेंगे, इसकी भी संभावना बहुत कम होगी। तो 2 हारे हुए भाइयों ने वापस साथ आए, पूरा कोशिश उनका मराठी वोट बैंक की तरफ है। और ये तय था कि राज ठाकरे आएंगे तो कांग्रेस साथ में नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कहेगी कि भाई उत्तर भारतीयों के साथ जिस तरीके से राज ठाकरे का व्यवहार रहा है, और कांग्रेस ने कहा था और कांग्रेस से अलग लड़ने की घोषणा कर दी है बिल्कुल, तो वो मुझे लगता है बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगी और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर बीएमसी में सत्ता पे काबिज होंगे। 15 तारीख को वोटिंग का 16 को परिणाम हो जाएगा, लेकिन आज अभी तक किसी की भी सीटों का डिक्लेरेशन हुआ नहीं है। 30 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन डे है, सिर्फ 3 दिन बाकी है, लेकिन सीटों की खींचतान चल रही है। अब इस पर सहमति बनी होगी, उसके बाद प्रचार होगा। तो मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद भी कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, मुझे इसकी संभावना नजर नहीं आती है। सिर्फ 40% 38% का जो मराठी वोट बैंक है उसके दम पर आप बीएमसी की 227 सीटों पर बहुमत प्राप्त कर लो, यह संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत नजर आ रही है। और उसके अलावा अगर मैं अजित पवार और शरद पवार की बात करूं तो शरद पवार के पास भी बहुत राजनीतिक पूंजी बची नहीं है, उम्र भी नहीं बची है। शरद पवार का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है अभी अगले मार्च अप्रैल में। अब उन्हें अगर राज्यसभा जाना होगा तो उनको अजित पवार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके पास इतने विधायक नहीं है, ना कांग्रेस के पास है ना उद्धव ठाकरे के पास है। अब उन्हें अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य दिख रहा है, तो आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि शरद पवार अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए और खुद को वापस राज्यसभा में भेजने के लिए अजित पवार के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और ये शुरुआत है कि वो फिलहाल बारामती में, पुणे में और बाकी जगह मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लग रहा है उसके बाद अजित पवार और शरद पवार की पार्टी का मर्जर होगा, एक मिल जाएंगे, लोकसभा और विधानसभा में उनकी ताकत बढ़ेगी। तो महाराष्ट्र में फिर वो अपने आप को फोकस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 29 नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 2869 टोटल सीटें होगी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। और बीएमसी में भी इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन सर, अब महाराष्ट्र जिस तरीके से हम यूपी बिहार पे साल भर चर्चा करते थे, वैसे अब महाराष्ट्र में भी कुछ ना कुछ होता रहता है, राजनीतिक चर्चा चलती रहती है। क्या एक बड़ा पॉलिटिकल रीयूनियन फिर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में? थोड़ी तस्वीर बदलेगी? नहीं, मुझे लग रहा है ये रीयूनियन, परिवार मिल रहे हैं, ये सब हम पत्रकारों के मन बहलाने के लिए अच्छा है। उनके लिए भी मन बहलाने भर का ही है, ये आप इसको समझिए, ये मन बहलाने जैसा ही है। कोई हैसियत ना अलग अलग रह गई, ना कोई हैसियत साथ आने से रही। पवार परिवार में भी जिसकी हैसियत है वो हैसियत दिख रही है, जिसकी नहीं है वो पीछे पीछे घूम रहा है। रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें शरद पवार जी मुख्य अतिथि हैं, गौतम अडानी जी हैं, अजीत पवार जी हैं, सुप्रिया सुले जी हैं और सुनेत्रा पवार जी हैं। तो अब इसके बाद भी कोई कहने की जरूरत है कि चाचा भतीजे कहाँ हैं? चाचा भतीजे वहाँ हैं जहाँ धन धान्य समृद्धि से भरपूर है। ठाकरे बंधुओं की समस्या समझिए। राज ठाकरे को अभी भी लगता है कि वो कुछ बाला साहब ठाकरे उनको अंतिम में मंत्र फूंक के गए कि तुम मेरे जैसे हो। अब कोई जनता नहीं समझ रही, वो पहले भी उनको देख चुके हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि कल को कुछ ऐसा होगा और फिर से मैं मुख्यमंत्री कार्यालय पर पहुंच जाऊंगा, भले कार्यालय न जाऊं, अपने घर से चलाऊं। मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति का अब सिर्फ एक नेता बचा हुआ है, जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने परिवारवादी,
नेक्ससवादी, एक दूसरे का कॉकस बनाकर एक दूसरे को जिसको कहे ना कि तुम्हारा वाला हित मैं साथ दूं, मेरा वाला हित तुम साथ दो, उस राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। और जनता इसको बहुत अच्छे से समझ रही है, क्योंकि मैं अपने निजी अनुभव से बताऊं, मैं कहा करता था मजाक में कि मुंबई में बिल्डिंग एकदम से अचानक प्रकट हो जाती है और दिल्ली में फ्लाईओवर बन जाते हैं। ये तब शीला जी की सरकार हुआ करती थी, उधर भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दो ही कांग्रेस सरकारों के बीच का यह अंतर था, वहां सिर्फ बिल्डिंग बनती थी। जब से देवेंद्र फडणवीस आए, पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए, फिर उप मुख्यमंत्री रहते और अभी मुख्यमंत्री, मुंबई का नक्शा बदल दिया उस आदमी। और सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में पूरे जितना काम इतना कभी हुआ ही नहीं। कोस्टल रोड हो, टनल हो, समुद्र के नीचे सड़क जाएगी, इतने ब्रिजेज बन गए, इतने फ्लाईओवर बन गए। आप कहीं की स्काई लाइन जाइए, आपको मुंबई की स्काई लाइन आपको दुनिया के किसी भी विकसित शहर के मुकाबले खड़ी दिखती है। देवेंद्र फडणवीस एक विजनरी लीडर हैं, जिन्होंने ये जो मौके मौके पर सब कुछ साध लेने वाले राजनीति थी उसको ध्वस्त कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर इतना चर्चा करने की भी जरूरत थी। अब चूंकि आपने पूछ लिया तो मुझे बोलना था, तो इसलिए बोल दिया, कोई विषय नहीं। बिल्कुल, जैसा कि हर्षवर्धन सर कह रहे हैं, अनुराग सर, कि ये उन लोगों के लिए भी दिल बहला लेने वाला विषय हो गया है कि हो सकता हो हम वापस आ जाएं। चाहे ठाकरे ब्रदर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप शरद पवार और अजीत पवार की बात कर लीजिए, फिर भी चूंकि ये वो पॉलिटिकल फैमिली है जो हमेशा से महाराष्ट्र को लीड करती रही है। तस्वीर बदल गई, देवेंद्र फडणवीस ने सारी चीज़ें एक तरीके से बदल दी है, लेकिन क्या फिर भी आप महाराष्ट्र में वो बड़ा बदलाव देखते हैं? अगर इस समय हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो दो परिवार ही ऐसे हैं जो बदलाव लाने की मतलब जो कोशिश कर रहे हैं। वो पहला है आपका ठाकरे परिवार। अगर आप ठाकरे परिवार की बात करें तो शिवसेना उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती थी किसी टाइम में, लेकिन वो ऐसा उनका दुर्भाग्य रहा, शायद प्रदेश का जो भी रहा उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आज उस पार्टी का और उस वोट बैंक का जो शिवसेना का वोट बैंक होता था उस पर उनका बहुत कम हिस्से पे उनका अब दावा रह गया है। शिवसेना जो ओरिजिनल थी वो कहीं और जा चुकी है। अब जो बचा खुचा शिवसेना था, आप उसको ऐसा कहें, वो यूनाइट हो रहा है। तो बचा खुचा शिवसेना अगर वो मिल जाएगा तो वो कितना राजनीति पर असर डालेगा। जो बड़ा सेक्शन है शिवसेना का वो तो शिंदे के पास है ना, वहां तो वो है ही नहीं। तो नाम चिन्ह सब वही है, सब कुछ वही है, और यहां तक कि वोटर भी वही है। आपके पास सिर्फ बाल ठाकरे का नाम है। आज आपको 20 साल बाद ये सूझ रहा है कि बाल ठाकरे यही चाहते थे, पहले नहीं समझ में आया था। तो ये उन वोटर को जो बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट समझते थे, मराठियों का नेता समझते थे, उनके जो वोटर थे उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है कि हम उनके परिवार से हैं। और वो परिवारवादी राजनीति जो इस देश से धीरे धीरे, हर प्रदेश से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसको वो रिवाइवल का सपना देख रहे हैं। मुझे अगर आप ठाकरे परिवार की बात करें या शिवसेना पे एक्चुअल जो आप मतलब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि शायद शिवसेना वो ठाकरे बाल ठाकरे वाली रिवाइव हो जाएगी, उसकी मुझे संभावना ना के बराबर दिखती है। हालांकि राजनीति में और क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो क्या नहीं हो। अगर आप पवार फैमिली की बात करें तो पवार फैमिली में जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, कभी कोई अलग थे ही नहीं। देखिए उसमें एक चीज ये है ना कि भाई अगर तुम उस पार्टी में हो, हम इस पार्टी में, सरकार दोनों में से किसी की बननी है, बाकी तो सब घर में तो सब चंगा है भाई। तो मुझे तो मेरा अपना मानना है कि ये परिवार तो कभी अलग था ही नहीं, तो वो जुटेगा क्या। मतलब वोटर के लिए भले अलग हो लेकिन अंदर से वो एक रहा है। सुप्रिया सुले जी के अपने भाई से भी उतने ही संबंध हैं जितने अपने पिता से हैं। तो कहां पे टूटा था और कहां जुड़ रहा है, वो तो पहले से ही सब एक थे ना। बस जनता के लिए वो लोग अलग अलग थे, उनका चुनाव चिन्ह अलग अलग था, एक पक्ष में है एक विपक्ष में, बाकी तो सब एक है, घर पे तो सब एक है। तो कहां 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 टूटा था जो जुड़ेगा। ठीक, पूर्णिमा मैम, मैं चाहूंगी कि आप शरद पवार और अजीत पवार पर ही फोकस करें। शरद पवार अगले साल राज्यसभा से उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, मार्च में शायद वो नहीं रहेंगे, पर ये जो इस वक्त का माहौल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है, क्या अब शरद पवार की ये मजबूरी हो गई कि राजनीतिक विरासत तभी बचेगी जब अजीत पवार साथ हैं, या यूं कहें कि वोटर्स को ये मैसेज दे दिया जाए कि अजीत पवार साथ ही हैं, जो अभी पिछले कुछ समय से ये था कि वो दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अजीत पवार ही भविष्य हैं एनसीपी का, अब ऐसा लगता है।
देखिए, मुझे तो शुरू से लगता था कि जिस समय शरद पवार ने सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी बना के आगे बढ़ाया था वो उनकी गलती थी। उसी वक्त उनको अजीत पवार को स्टेट का कमान सौंप के उनको अपना उत्तराधिकारी की तरह आगे बढ़ाना चाहिए था। सुप्रिया सुले वैसे भी सेंटर में लोकसभा में एक अपनी भूमिका निभा रही थी, उनको वहाँ पे कंटिन्यू करने देना चाहिए था और स्टेट का कामकाज उनको अजीत पवार को पूरी तरह से सौंप देना चाहिए था। संगठन का खास संगठन का काम जो वो कर रहे थे, क्योंकि स्टेट में अजीत पवार की ऑर्गेनाइजेशन पे पकड़ अच्छी थी और जो भी जमीन पे कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना या उनको कंट्रोल करना ये अजीत पवार ही कर रहे थे उस वक्त भी। लेकिन वही होता है, पुत्री मोह में उस वक्त शरद पवार को शायद समझ में नहीं आया, देर सबेर ही सही, अब उनको भी अपनी रेलिवेंस बनाए रखने की छटपटाहट तो उनके में भी दिखाई दे रही है। परिवार भले ही एक रहा हो लेकिन पॉलिटिकली तो वो अजीत पवार से अलग हो ही गए थे और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि उनकी जो राजनीति में उनकी इम्पॉर्टेंस है वो कितनी घटती चली जा रही है। मुझे लगता है कि अब कहीं कोर्स करेक्शन के ऊपर वो सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने, इसीलिए ये एक जो ओवरचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, साथ कई जगहों पे वो लोग दिखाई दे रहे हैं। हम तो कभी अलग नहीं थे, शरद पवार ने कहीं अलग थे नहीं थे, वो सब जो बयान आ रहे हैं वो अपनी एक रेलिवेंस उस वहाँ की उस राजनीति में बनाए रखने की छटपटाहट है जो सामने आ रही है। अभी आपने मुझे सिर्फ पवार पे ही फोकस करने को कहा, तो शरद पवार की तो राजनीति ऐसी है कि वो आज कुछ कर रहे हैं और कल क्या करेंगे ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही मतलब बहुत हाथ से फिसलने वाले टाइप के पॉलिटिकल उनका बिहेवियर है, उसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो कब क्या करेंगे। तो वो कल को क्या करेंगे नहीं पता। अजीत पवार के साथ उनकी नज़दीकियां बहुत नेचुरल लगती हैं, उनको अपनी सर्वाइवल का खतरा जरूर महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं, और अगर वो चाह रहे हैं अपना वापस करना अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस को, तो उसमें उनकी अपना स्वार्थ उनका छिपा हुआ है। ठाकरे बंधुओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो शिवसेना को बिल्कुल जो बटियामेट जो ठाकरे की लेगेसी थी, नाम सिर्फ छोड़ के बाकी उन्होंने मटियामेट करने में कोई कसर नहीं रखी। जिस दिन उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था, कांग्रेस के साथ जाने के बाद अगर उद्धव ठाकरे सोच रहे होंगे कि उनके पास शिवसेना का वोटर बचा रहेगा तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और एमएनएस ने तो वैसे भी 20 साल तक अब एक गुमनामी की जिंदगी जी ली है, तो उसको समझ में आ गया है कि उसका भी कहीं कोई अलग वजूद है नहीं। तो ये भी उनकी अपनी छटपटाहट है अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखने की, जो वो एक दूसरे के साथ अब सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसा अभी सभी ने कहा, बीजेपी इस समय अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र में अब बन चुकी है। किसी जमाने में उसको शिवसेना की बैसाखी की जरूरत पड़ी थी महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने के लिए, अब वो बैसाखी उसके लिए डिस्पेंसेबल हो गई है। शिंदे उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है और अगर शिवसेना का जो नाम है, उनका चुनाव चिन्ह है, जो भी है वो शिंदे के पास है और अब वो बाकायदा नंबर 2 बीजेपी के बन चुके हैं। एक समय था जब बाला साहब थे कि शिवसेना कम सीटें पाके भी नंबर 1 अपने आप को क्लेम करती थी और बीजेपी को वो छोटा पार्टनर की तरह ट्रीट करती थी। आज वो स्थिति बदल गई है, उलट चुकी है। तो अब उसमें कहीं पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, ठाकरे बंधु, चूंकि वो ठाकरे का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, बाला साहब की लेगेसी जुड़ी हुई है, वो थोड़ी बहुत अभी कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, देखा जाएगा क्या होता है। तो बीजेपी जैसा कि हमने हर स्टेट में देखा है, जिसका सहारा लेके ऊपर जाती है उसको ख़त्म कर देती है धीरे धीरे, वही महाराष्ट्र में हम होता देखेंगे और बीजेपी अनडिस्प्यूटेड वहाँ पे नंबर 1, क्योंकि कांग्रेस ही उसको वहां चैलेंज कर सकती है अगर कर सकती, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति भी महाराष्ट्र में वैसी ही दयनीय है। तो बीजेपी के लिए अब वहां कोई खतरा बहुत बड़ा मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाला है। ठीक है राकेश सर, बीजेपी श्रेय ले ले कि परिवारों को जोड़ रही है, सब परिवार एक आ रहे हैं बीजेपी की वजह से, कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र की पूरे घटनाक्रम को? एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो पूरी सियासत है, उस सियासत में भारतीय जनता पार्टी ही सारी गोटियाँ फिट कर रही, यानी जो सियासी बिसात बिछी हुई है उसमें कहाँ पे कौन सी गोटी रखना है ये देवेंद्र फडणवीस तय कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो पार्टियाँ ये मान के चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तो अब चली चला की बेला आ गई है, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनको थोड़ा सा झटका दिया और नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव ने उनको ज़बरदस्त धक्का दिया। इसलिए जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए सभी पार्टियों ने एक मानस बनाया है कि भाजपा को कैसे रोका जाए। तो जो प्रयोग
नगर पंचायत नगर परिषद चुनाव में किया गया था वो प्रयोग भी उनका विफल रहा। जैसे पालघर में अजीत पवार और शरद पवार मिल के लड़े, उसके बाद भी हार गए। पुणे में आपके शिंदे भाजपा के खिलाफ भी सभी लोग एक साथ हुए थे, नासिक में भी वहाँ हार गए। नासिक में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो सोनिया गांधी, अजीत पवार, शिंदे सबकी पोस्टर लगे हुए थे, मतलब आश्चर्यजनक तरीके से पोस्टर लगा हुआ था, और उसके बाद भी हार गए। तो अब उनके मन में एक सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये है कि विरासत की सियासत का कहीं अंत तो नहीं होने वाला है। इसीलिए सब ये मानस बना के चल रहे हैं कि या तो हमको जोड़ के चलो और नहीं हम दूसरा खेमा बना लेंगे। तो दूसरा खेमा को लेके आप आज देखिए कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों नज़दीक हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ हो गए हैं, और कांग्रेस जो है इस समय पर इंडिपेंडेंट तरीके से खड़ी है, जिसे शरद पवार भी डोरा डाल रहे हैं कि हमें साथ में ले लो, अजीत पवार भी उनके साथ बात कर रहे हैं कि हमें साथ में ले लो। तो एक ऐसा गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है जिसको हम कह सकते हैं बेमेल गठजोड़, जो वोटों को साथ में लाने में विफल रहने वाला है। महाराष्ट्र पिछले कई दिनों से चर्चा में है सर, सभी ने ये कहा कि एक अलग ही तस्वीर महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है। इस वक्त कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में, कांग्रेस की प्लानिंग और ये चुनाव के बाद एक जो सभी ने इंगित की कि देवेंद्र फडणवीस ही पूरा जो स्टार कैंपेन है वो चला रहे हैं इस चुनाव को लेकर। शरद पवार के साथ किसी पार्टी में उन्होंने मुलाकात भी की थी, सीट भी शेयर की, साथ में सोफे पर उन्हें बैठने के लिए भी कहा। तो वो सारा जेस्चर ये बता रहा है कि कहानी कुछ गढ़ी जा रही है, स्क्रीन प्ले ही देवेंद्र फडणवीस लिख रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है और लगातार करवट बदलती है, लेकिन इसमें पूरी जितनी भी करवटें पिछले 10 साल में बदली गई उसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा भाजपा को ही हुआ है। देखिए, जो कुछ भी दूसरी पार्टियों में हुआ उसमें भाजपा ने जो किया उससे भी बड़ा उनका खुद का ही हाथ है। रामायण क्यों हुई, महाभारत क्यों हुई, सगे सौतेले और पुत्र मोह के चक्कर में ही रामायण भी हुई ना, वनवास में भेज दिया गया भरत के चक्कर में राम जी को। महाभारत तो पूरी की पूरी पुत्र मोह की वजह से हुई। इधर पुत्री मोह की वजह से एनसीपी टूटी, उधर पुत्र मोह की वजह से शिवसेना का बेड़ा गर्क हो गया। तो लोगों ने भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने में कोई कसर छोड़ी नहीं, और भाजपा तो आई ही राजनीति करने के लिए और सत्ता में स्थापित होने के लिए है, उसको मौका मिला। बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे और बंगाल जैसे राज्यों में मजबूत हो सके क्षेत्रीय दलों ने किस तरीके से भाजपा के लिए ज़मीन नहीं छोड़ी। भले ही कांग्रेस को कमज़ोर कर दिया लेकिन खुद को बड़ा बनाए रखा, जिससे भाजपा के लिए आज भी मुसीबत है। न वो सपा को पूरी तरह पछाड़ पाई है, बसपा भले ही कमजोर, कांग्रेस बिल्कुल अदनी सी अवस्था में। बिहार में क्या हालत हुई है, भाजपा खुद मजबूत नहीं है, लेकिन जेडीयू ने फिर भी उतनी जगह नहीं दी कि भाजपा अपने दम पे मजबूत हो जाए। बंगाल में तो ममता बनर्जी घर में घुसने ही नहीं दे रही है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस तो खुद छोटी हुई जैसी अन्य राज्यों में हुई, लेकिन शिवसेना और एनसीपी जैसे क्षेत्रीय दल जिनके पास मौका था अपने आप को बड़ा बनाए रखने का, वो उस चक्रव्यूह का शिकार हो गए और पूरी उठापटक में फायदा भाजपा को हुआ। इसलिए भाजपा में अब देवेंद्र फडणवीस मजबूत है तो उनकी चलेगी, कोई और मजबूत होगा तो उसकी चलेगी। भाजपा की खास बात यह है, देवेंद्र फडणवीस के पास बहुत मजबूत मैंडेट है। एकनाथ शिंदे भी बनकर बैठे जरूर हैं शिवसेना का धड़ा तोड़कर मुख्यमंत्री, लेकिन हम ये सारे सब जानते हैं कि उनके तार संचालित कहाँ से होते हैं। वो रूट कर मुख्यमंत्री पद की चयन प्रक्रिया से पहले अगर कहीं चले भी जाते हैं तो किसके इशारे पर चले जाते हैं, मान जाते हैं तो किसके इशारे पर मान, तो एक तरह से वो भी डमी हो गए अब। तो इसलिए भाजपा पूरी तरह से पावर में है। और ये जो पूरी कवायद हुई है दोनों भाइयों के साथ में आने की, उसमें तो मैं यही कहूँगा कि अभी ख्याल वाली बात हो रही तो दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, जन्नत की हकीकत तो सबको पता है। दूसरा, उन पर ये कहावत भी लागू नहीं होती ना कि देर आए दुरुस्त आए। वो देर से भी आए और इतनी देर से आए हैं कि अब सुधार हो पाना बहुत मुश्किल है। गंगा में बहुत पानी बह गया और अब समस्या ये है कि उसको उतना पैचअप कर पाना सारे डैमेज को आसान नहीं है। उसके बीच में आपने एक इतनी बड़ी गलती कर ली थी कि जिस डाल पे बैठे उसको काटने वाली जो गलती कहा जाता है ना, वो गलती आपने की कि आपने कांग्रेस से गठबंधन किया। जिस कांग्रेस को गाली देकर आप बड़े हुए, जिस कांग्रेस का विरोध करके उसकी नीति, बाल ठाकरे की सारी राजनीति उसके विरोध पर स्थापित थी, और उसके साथ आपने जब हाथ मिला लिया तो देखिए, लोग उदाहरण देते हैं कि पीडीपी के साथ भाजपा ने कश्मीर में समझौता। पीडीपी मजबूरी का सौदा थी और भाजपा बहुत बड़ी थी और पीडीपी बहुत छोटी, और एक राज्य में उस समझौते से उसकी राष्ट्रीय पहचान पर कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र में आपकी राजनीतिक पहचान ही उससे बनी हुई थी और आपने उसको समझौते। भाजपा के साथ गठबंधन करने पर पीडीपी संक्रमित हो गई। हाँ, अब भाजपा स्वस्थ हो गई। तो कौन संक्रमित करने की स्थिति में है, कौन बड़े भाई की भूमिका में है,
कौन अपने पावर का यूटिलाइज, आप तो मजबूरी के समझौते में गए ना। आपको चूंकि मुख्यमंत्री पद नहीं मिला और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से आपकी नाराजगी थी, तो इतने जबरदस्त प्रचंड बहुमत पर सवार होने के बावजूद आप कांग्रेस के पाले में चले गए। तो किस परिस्थिति में आप वो समझौता कर रहे हो ना, उसकी गहराई भी समझने की जरूरत है। अब वो गलती इतनी भारी है, हालांकि फिर से मैं अनुराग जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि ये हमेशा ही कहा जाता है कि राजनीति और क्रिकेट इतनी अनिश्चितताओं से भरे हैं कि यहाँ कुछ भी संभव है, और किसी की भी जो अबिचुरी या किसी का भी अंतकाल आप कभी भी नहीं लिख सकते। कोई भी एकदम से रिवाइव होकर, एकदम से तैयार होकर, राजनीतिक दल हो या नेता खड़ा हो सकता है, और लोग अचानक से जब सत्ता दिखाई देती है तो शक्तिशाली भी हो जाते हैं। अभी हम नकार रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हम ये बात करें कि देखो देर से ही सही इनका दांव काम कर गया। तो ये इस संभावना से इनकार न करते हुए भी मैं कहूँगा कि थोड़ी ज़्यादा ही देर की, और सैद्धांतिक समझौते जो किए हैं वो भारी पड़ेंगे अगर वो आगे मजबूत होना भी चाहेंगे। और बहुत सही बात कह रहे थे समीर जी भी कि बीएमसी उनकी लाइफलाइन रही है, उसके लिए वो साथ आज आए हैं, लेकिन सारी फंडिंग पार्टी की, बुनियादी ढांचा बीएमसी की नींव पर ही खड़ा हुआ, फिर कामगार सेना और दूसरी चीज़ें बनाकर उसी को बहुत विस्तार दिया गया। तो बीएमसी कोर है, और अब वो अपनी कोर की तरफ तब लौट रहे हैं जब उनको अपनी भूल का एहसास हुए। लगभग 20 साल हो गए। 20 साल बहुत लंबा वक्फा होता है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में सबको अपनी अपनी जगह बनाने का हक है, और सबको अपने अपने गठबंधन करने का, निर्णयों को पलटने का, निर्णयों पर वापस जाने का हक है। ऐसा ही हक उद्धव और राज के पास भी है, ऐसा ही हक शरद पवार और अजीत पवार के पास भी है। उनके हक का उपयोग करते वो कितना आगे बढ़ेंगे ये तो वक्त बताएगा। संभावनाओं का खेल है राजनीति, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में एक जो ये पावर यूनियन कह लीजिए, पॉलिटिकल रीयूनियन कह लीजिए, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये निश्चित तौर पे देश में चर्चा का विषय है। नगरपालिका के चुनाव है, इसलिए भी दोनों भाई साथ आए हैं, और अब चाचा भतीजे को लेकर भी चर्चा तेज है कि ये दोनों भी साथ में आएंगे। हालांकि जैसा कि मैंने अभी कहा भी कि एक लाइट नोट पर कि इसका श्रेय बीजेपी ले सकती है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की सियासत हमेशा चौंकाती है। चुनाव के बाद किस तरीके की तस्वीर बनती दिखाई पड़ेगी, एक बार फिर आपको अपडेट जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी में जुड़ने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।